नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का 8वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको जो है रेगुलर दोस्तों जो है 50 प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 50 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे भी हमें अंदाज़ा रहेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे देश में राज्य पुनर्गठन है ये चर्चे में रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो इसके पुनर्गठन से पहले किसकी सहमति आवश्यक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की। देखिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से जानना जरूरी है, क्योंकि राज्य विधानमंडल की सहमति भी यहाँ पर आवश्यक है, लेकिन किस प्रकार से वो आपको जानना जरूरी। तो आइए देखते हैं कि कैसे है। तो देखिए, ये लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान के अंतर्गत संसद को विधान की सामान्य प्रक्रिया जैसे कि साधारण बहुमत के माध्यम से कानून के द्वारा किसी राज्य को सृजित करने का अधिकार है, किंतु इस संबंध में विधान इस शर्त के अध्याधीन है कि इस प्रायोजन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश के जो है बिना जो है संसद में कोई भी बिल जो है राज्य पुनर्गठन का नहीं आएगा। एक और शर्त यह है कि ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित करने की सिफारिश से पहले राष्ट्रपति विधेयक को राज्य अथवा राज्यों के प्रभावित विधानमंडल को उनके विचार हेतु भेजेगा। यानी कि इससे पहले राष्ट्रपति जो है विधानमंडल में भेजेगा। तथापि यदि कोई राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने विचार व्यक्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति ऐसे राज्य के विचार प्राप्त हुए बिना विधेयक को पुनः स्थापित करने की जो है सिफारिश कर सकेगा। तो यानी कि इस पर जो है पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से वह कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। देखिए, डीएनए का सबसे पहले मॉडल किसने बनाया था, तो वाटसन क्रिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया तो हमारा आर्थर कॉर्नबर्ग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, आर्थर कॉर्नबर्ग यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा। देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था। देखिए, जो प्राचीन भारत में निष्क क्या था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी। क्या था, स्वर्ण मुद्रा थी निष्क। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2020 को निम्न में से किस थीम के साथ मनाया गया। तो देखिए, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस किस थीम के साथ मनाया गया, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। क्या है इस बार का थीम, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित नहीं है। देखिए, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में रखे गए हैं। तो बताना है कि इसमें से जो है क्या उद्देश्य से निहित नहीं। पहला ऑप्शन है मद्य निषेध हेतु प्रयास करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, राजतंत्र का प्रसार करना जो है इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में विश्वास रखता है। तो देखिए, राजतंत्र का प्रसार करना जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो ये उद्देश्य निहित नहीं है। इसके अलावा सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना इसका उद्देश्य है। लेकिन हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी, राजतंत्र का प्रसार करना इसका उद्देश्य नहीं, तो सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में दादर नगर हवेली एवं दमन दीव इसको जो है मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे जो देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, अब 8 हो गई है। राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो राज्यों की संख्या जो है 28 हो गई है। तो 28 और 8 आपको हमेशा यहाँ पर याद रखना है। सातवां प्रश्न कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सालबाई की संधि कब की थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1782 में जो है इन्होंने सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर 100% एलपीजी कनेक्शन है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, और शिमला में ही जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है।
हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और जयराम ठाकुर जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 जो कि जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है। और जो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है रिट जारी करने का इन्हें अधिकार होता है। तो सी हमारा यहाँ पर हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? यानी कि जो हमारा सरफेस टेंशन होता है यह किसके कारण पैदा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच संसंजन बल के कारण। अणुओं के बीच संसंजन बल के कारण जो है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जो है उत्पन्न होता है। 11वां प्रश्न है, भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो देखिए, जो भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस है इसका उत्पादन बम्बई हाई जो क्षेत्र है यहाँ से किया जाता है। कहाँ से? बम्बई हाई हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि वंदे भारत संबंधित है किससे? वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? देखिए, ये बहुत ही चर्चे वाला प्रश्न है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना के समय भारतीयों को विदेश से वापस लाने के लिए जो है वंदे भारत मिशन जो है एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि जो भी विदेश में फंसे हैं भारतीय व्यक्ति उन्हें भारत में वापस लाने के लिए यह मिशन जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव जो है डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? सही आंसर हो जाएगा विजयालय के द्वारा है चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन जो है क्यों रखा था? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा करना, बिल्कुल सही है। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए जो है पृथक चुनाव की जो घोषणा किए जाने के बाद ही महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन जो है रखा था। तो हमारे यहाँ पर केवल ए से, देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का विफल रहा था, ये कारण नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में असंतोष था, ये भी प्रमुख कारण नहीं था। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? तो धात्विक गुण जो है बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो देखिए, दो प्रमुख निर्णायक युद्ध होते हैं। एक 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब? 1757 में जो है हमारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, आपको ये याद रखना है। और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये दोनों निर्णायक युद्ध थे, लेकिन सबसे जो बक्सर का युद्ध था ये प्रमुख था, जिसके बाद जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता जो है स्थापित हो गई थी। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में जो है प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था अपना। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, बक्सर का युद्ध 1764 में जो है ये लड़ा गया था। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंबात की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किसके समय में आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। और उसके बाद जो है 1774 में जो है सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब? 1774 जो हमारा यहाँ पर है, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, पुस्तक कैपिटल एंड आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? कैपिटल एंड आइडियोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा थॉमस पिकेटी द्वारा लिखा गया पुस्तक है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी। क्या है? थॉमस पिकेटी के द्वारा लिखा गया है। 20वां प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा के गठन का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन था वह M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? M.N. रॉय। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
21वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने सारे संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों काफ़ी चर्चित विषय रहा है और हाल ही में अमेरिका ने जो है अपने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सभी संबंधों को खत्म करने की घोषणा की है। बात करेंगे WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने इसी के विरोध में जो है वहाँ पर चंपारण में सत्याग्रह किया था। आपने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह। देखिए इसका तात्पर्य क्या था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तिनकठिया यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर यानी कि 3/20 जो है हमारा भाग होता है खेत का, उस पर जो है नील की खेती करने को जो है अनिवार्य बना के दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए 20 कट्ठा का 1 बीघा खेत होता था, उसमें से 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य बना के दिया गया था। इसलिए तिनकठिया आंदोलन जो है क्या है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना जो था प्रमुख कारण था, इसीलिए इसे तिनकठिया कहते हैं। यानी कि आपको 3 कट्ठे भूमि पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था प्रति 20 कट्ठा पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो देखिए दादा भाई नौरोजी के जो है सलाह द्वारा, सुझाव द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि कैप्टन अर्जुन क्या है? कैप्टन अर्जुन क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल का एक रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। किसका? रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, जो रेलवे सुरक्षा बल होता है उसका एक रोबोट का नाम ये है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो देखिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था और यह सब हुआ था स्वदेशी आंदोलन के बाद। देखिए आप आसानी से पहचान सकते हैं, असहयोग आंदोलन जो था 1920 के लगभग शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के लगभग शुरू हुआ था। ये सभी जो है 1907 के बाद के आंदोलन, लेकिन जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था यह 1905 के लगभग ही शुरू हुआ था। और 1907 में जो है सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल में कौन कौन से नेता थे? तो देखिए आपको याद रखना होगा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये लोग नरम दल में थे। जबकि गरम दल में लाल बालपाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जो थे गरम दल के प्रमुख नेता थे। 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो गरम दल और नरम दल जो है वापस एक हो गए थे, ये भी याद रखना है आपको। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है निहित है अनुच्छेद 72 में। किसमें? अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ निहित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल आपको सही कथन पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत है। तो केवल हमारा एक जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल जो हमारा 1 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि विलीसाई क्या है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलीसाई जो है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु की एक लोक कला का नाम है विलीसाई। क्या है? तमिलनाडु की एक लोक कला का नाम है विलीसाई। 29वां प्रश्न था, निम्न में से किसने, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, इसको संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए एन ए पालकीवाला ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो है कहा था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हमारे प्रस्तावना में निहित है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 30वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये लिखे हुए हैं संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन धार्मिक न्याय का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि रिंग फेंस की नीति निम्न गवर्नर जनरल में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो रिंग फेंस की नीति थी
सही हमारा आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। तो जो हमारा शुष्क सेल होता है उसमें एनोड में ग्रेफाइड होता है। क्या होता है? ग्रेफाइड होता है। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, भारत, चीन, अमेरिका या फिर ब्राज़ील। तो सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है वो हमारा भारत ही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखती है, यह निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए, पानी से जो बड़ा तालाब होता है इसकी गहराई जो कम दिखती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। 35वां प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य जो है संबंध को व्यक्त करता है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 36वां प्रश्न है कि 80 केजी वजन का एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है, यदि एक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखिए, जब लिफ्ट टूट जाता है तो व्यक्ति की भार में शून्यता आ जाती है, तो भार शून्य हो जाएगा, भले ही उसका वजन कितना भी हो। वजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है वजन उसका भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यह एक नया वायरस है, बिल्कुल सही है। यह वायरस श्वसन क्रिया एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। यह केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत, ये जानवरों को भी प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि चर्चा में रहा लामू द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो जो लामू द्वीप है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया। तो देखिए, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी यह सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में जो है लागू की गई थी। किसके सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में जो है यह लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, जारवा तथा सेम्पेन जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं। तो जारवा और सेम्पेन जो जनजाति है यह मुख्य रूप से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना हुई। और बात करें कि भारतीय वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे भगवान लाल साहनी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी, जो कि बिहार से ही रहने वाले हैं। भगवान लाल साहनी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। और यह निषाद जाति के हैं। कहाँ के हैं? निषाद के हैं, जो कि ये खुद एक पिछड़े जाति हैं, इसलिए इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया है। कौन? भगवान लाल साहनी करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे होता है। तो जो राजकोषीय नीति होती है इसका संबंध सरकार की आय और व्यय से होता है, राजकोषीय नीति का संबंध। 33वां प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। तो राखाल दास बनर्जी द्वारा किस हड़प्पाई स्थल की खोज हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है। तो सिंधु नदी किनारे है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। बाकी ऑप्शन देखें तो हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो यह घग्गर नदी के तट पर है। ऐसी खोज किसने की थी। देखिए, कालीबंगा खोज की थी अमलानंद घोष ने। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे राजस्थान में है, भोगवा नदी किनारे। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 45वां प्रश्न है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान में निम्न कथन पर विचार करना है। देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में विचार करना पहला ऑप्शन है। इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की गई थी, बिल्कुल सही है। इस प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 6 राज्यों में किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इसका उद्देश्य
कोरोना संकट के कारण घर वापस लौटने वाले ग्रामीण कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था। तीसरा भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 46वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, यानी कि जो हमारे प्रस्तावना है संविधान में, इसका विचार कहाँ से लिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से जो है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों राज्यों से लगती हैं? तो देखिए, जो हमारे सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? तो देखिए, कीटभक्षी पौधे जिस भी मृदा में रहते हैं वहाँ पर हमेशा नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो देखिए, बिहार का अगर हम सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकी देखें तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? देखिए, आपको पश्चिमी ये चारों हम देख लेते हैं। तो पूर्वी हमारा किशनगंज हो गया, पूर्वी किशनगंज हो गया। पश्चिमी हमारा हो जाएगा कैमूर। क्या हो जाएगा? पश्चिमी जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैमूर। उत्तर की अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण जो है हमारा, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है, पश्चिमी चंपारण। और दक्षिण की बात करें तो अगर ऑप्शन में गया है तो आपका गया आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में जमुई है तो भी जो है जमुई भी आप लगा सकते हैं। तो गया और जमुई दोनों हमारे दक्षिणी जिले हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? तो जो करनाल बंट रोग है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह गेहूं फसल का रोग है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तो आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं। इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, हमारा आज का प्रश्न क्या है, थैंक मॉम वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? देखिए, हमने जो कल आपसे प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का जो जवाब है वो झारखंड था। आपने बिल्कुल सही दिया था। आज का प्रश्न का जवाब आपको देना है कि थैंक मॉम वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर जब आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको जो है आराम से मिल जाएगा PDF। तो वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हम आपकी लगातार मेहनत करते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।